बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट रोहिंग्यास के लिए एक बिल्कुल ही अलग पॉलिसी लेकर आई है जो पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी से कंप्लीटली डिफरेंट है, जिससे देखकर लगता है कि यूनुस की गवर्नमेंट रोहिंग्यास को एक हद तक अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर एक नई फौज बन रही है जो म्यांमार जाकर अराकान आर्मी और मिलिट्री जुंटा से लड़ना चाहती है रोहिंग्या लोगों के हक के लिए। सबसे बड़ी बात, इन ग्रुप्स के पास बांग्लादेश की नई सरकार का फुल सपोर्ट है जो ना सिर्फ इन्हें मजबूत बना रही है बल्कि इनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बातचीत करके सॉल्व करा के इन्हें एक बड़ी और ऑर्गेनाइज मिलिशिया की शक्ल देना चाहती है ताकि अराकान के अंदर बाकी सारे ग्रुप्स पर ये भारी पड़ जाएं या फिर एक स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्यास की नई फौज क्यों बनाई जा रही है या फिर कैसे बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि ये उन्हें और रोहिंग्यास दोनों को फायदा पहुंचाने वाला है। साथ में म्यांमार के हालात अगर इसी तरह रहते हैं तो ये नई स्ट्रेटजी अराकान आर्मी को नॉर्दर्न रखाइन स्टेट में कमजोर कर देगी। और आखिर में हम समझेंगे कि इस वक्त रोहिंग्या मूवमेंट में सबसे बड़ी कमी क्या है। अब आज के दौर में रोहिंग्यास के 4 बड़े ग्रुप्स हैं जो म्यांमार की आर्मी और अराकान आर्मी के ऊपर लगातार हमले करते हैं। ये सभी लोग रोहिंग्या लोगों की जमीन को वापस लेने और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अब ये ग्रुप्स अगर चुपचाप अपना काम करे तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये ग्रुप्स आपस में भी लड़ते हैं लीडरशिप और पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए, और यही इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। आप ये मैप देखो, ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या कैंप्स हैं। यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग आर्म ग्रुप्स की चलती है। हरे वाले कैंप्स पे कंट्रोल करता है ये ग्रुप ARSA, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। ये ग्रुप बीते सालों रोहिंग्यास के बीच में काफी ज्यादा फेमस हुआ है। इस वक्त ये म्यांमार के अंदर अराकान में भी फेमस है और रोहिंग्यास के रिफ्यूजी कैंप्स जो है बांग्लादेश में, उसमें भी बहुत तेजी से फेमस हो रहा है। दूसरा ग्रुप ब्लू वाले कैंप्स पे कंट्रोल करता है RSO, रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप रोहिंग्यास का सबसे पुराना आर्म्ड ग्रुप है। बीते सालों ये खत्म हो गया था क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री ने इस पर काफी क्रैकडाउन किए थे, लेकिन जैसे ही ये ग्रुप वापस आया, एक बार फिर से इसने अपने आप को फॉर्म किया, वैसे ही ये रोहिंग्यास का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बन गया। तीसरा ग्रुप स्काई ब्लू कलर में है, इसका नाम है इस्लामी मुहाज रोहिंग्या। ये इन सारे कैंप्स पर कंट्रोल करता है। फिर आपको एक चौथा कलर भी दिख रहा होगा, रेड कलर, ये कॉन्टेस्टेड है। RSO और ARSA के बीच में, मतलब दो रोहिंग्यास के बीच में आपसी टसल चल रहा है कंट्रोल के लिए। ये सोचने वाली बात है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैप टेरिटरी पर कंट्रोल शो नहीं करता क्योंकि ये जो टेरिटरी है ये बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की अथॉरिटीज और बांग्लादेश की गवर्नमेंट यहां पर कंट्रोल करती है, लेकिन ये शो करता है कि ये जो रोहिंग्यास का सेटलमेंट बना हुआ है इसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 22 या 24 कैंप्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो कैंप्स हैं, इन कैंप्स में कौन से वाले कैंप्स में कौन सा ग्रुप फेमस है और किसका कहां इन्फ्लुएंस है ये शो करता है। ये ग्रुप्स पहले भी म्यांमार के अंदर रहकर जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन जब रोहिंग्यास का बड़े लेवल पर जेनोसाइड हुआ 2015 और 17 में और एक मैस एक्सोडस हुआ म्यांमार से बांग्लादेश की तरफ, तो इन ग्रुप्स को भी बांग्लादेश आना पड़ा और ये इन कैंप्स में आकर सेटल हो गए क्योंकि उस वक्त ये वहां लड़ नहीं सकते थे। म्यांमार की आर्मी बड़ी थी, उनके पास ज़्यादा लोग थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, हर वो सहूलियत थी जो म्यांमार में रोहिंग्यास को बहुत आसानी से हरा देती या इनके चुटफुट रेवोल्यूशन को दबा देती। इसीलिए इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, अपनी पावर को बचाना अच्छा समझा और ये यहाँ आकर रहने लगे और अपना इन्फ्लुएंस बनाने लगे। अब बांग्लादेश के अंदर जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसी पहले बिल्कुल अलग थी। वो या तो इनके हथियार छीनकर इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे थे या फिर उन्होंने इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया था। लेकिन बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट ने कुछ अलग किया। इन्होंने कैंप्स का जायजा लिया, ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस और ताकत को समझा और जब इन्हें ये समझ में आ गया तो इन्होंने उन्हें एक अनअनाउंस सपोर्ट दे दिया। बिना कहे ये उन्हें हथियार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत तेजी से भर्तियां हो रही हैं। नौजवानों को ये समझाना ही नहीं पड़ रहा क्योंकि म्यांमार के अंदर इतना जुल्म हुआ है, तो जैसे ही ये ग्रुप्स उन्हें भर्ती के लिए बोलते हैं, रोहिंग्यास बड़े लेवल पर आकर उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसी वजह से ये बहुत तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर बांग्लादेश की सरकार ने यह भी समझा कि इन ग्रुप्स के बीच में आपसी पॉलिटिकल टसल है जो कई बार खूनी हो जाती है। इन्हें एक कॉमन एजेंडा देना पड़ेगा और एक झंडे के नीचे लाकर काम करना सिखाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इनके बीच में मीडिएशन कराने की सोची। वो एक रोहिंग्या बिजनेसमैन को लेकर आए, दिल मोहम्मद,
जिन्होंने इनके बीच में मीडिएशन करवाया, क्योंकि उनकी सारे ग्रुप्स के साथ बनती थी। अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामी महाज और अराकान रोहिंग्या आर्मी, ये सारे ग्रुप्स एक साथ बैठे। इस बातचीत को नाम दिया गया टॉक्स ऑफ हार्मोनी। और आखिर में ये सारे ग्रुप्स इस बातचीत में इस बात पर सहमत हो गए कि ये लोग एक अलायंस बनाएंगे, फोर ब्रदर्स अलायंस। और ये सारे लोग अब एक साथ मिलकर म्यांमार की फौज के खिलाफ और अराकान आर्मी के खिलाफ लड़ेंगे। ये इन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब जब ये सारे एक साथ मिल जाते हैं तो इनकी फौज हो जाती है 10 से 12 हज़ार की। अगर इन्हें सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे दिए जाएं तो म्यांमार के अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो इसलिए क्योंकि म्यांमार में छोटी छोटी टेरिटरीज पर छोटे छोटे ग्रुप्स रूल करते हैं, और जिस तेजी से बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ ही दिनों में ये ग्रुप डबल हो जाए, क्योंकि इनकी दो ही बड़ी प्रॉब्लम्स थी और दोनों सॉल्व हो गई हैं। सबसे पहली, बांग्लादेश की गवर्नमेंट इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती थी, इन्हें काम नहीं करने देती थी। एक हिसाब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इन्हें आज़ादी दे दी है, वो खुद ही इन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। उसके बाद अगली प्रॉब्लम थी कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इसीलिए कभी कामयाब नहीं हो पाते थे। लेकिन अब डील हो गई तो ये साथ में मिलकर एक कॉमन एजेंडा के लिए काम करेंगे और अब ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और ज़्यादा लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। वैसे तो यूनुस की गवर्नमेंट ने कुर्सी संभालते ही रोहिंग्यास को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया था। जमात इस्लामी तो एक आज़ाद रोहिंग्या देश की डिमांड कर रही थी, वो भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। बीएनपी भी रोहिंग्यास के फुल राइट्स, रिपेट्रिएशन और म्यांमार के खिलाफ तीखी जुबान का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बांग्लादेश इतना खुलकर इन ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा और ट्रेनिंग ही देने लगेगा। ये चीज़ें एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि कुछ भी हो, किसी आम ग्रुप को सपोर्ट करना गलत है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, इलीगल है। और किसी भी कंट्री को, किसी स्टेबल और ऐसी कंट्री जहां हर एक एथनिक और रिलीजियस ग्रुप के पास इक्वल राइट्स हो, उसे नहीं छेड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहिए या उसे अनस्टेबल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम बात म्यांमार की कर रहे हैं। म्यांमार कोई देश नहीं है, ये लैंड ऑफ ग्रुप्स और लैंड ऑफ वॉरलॉर्ड्स है, जहां पर कोई भी कहीं भी कुछ भी कर रहा है। इसीलिए बांग्लादेश उन हालात के लिए तैयार हो रहा है और अपने आप को म्यांमार के हालात के हिसाब से ढाल रहा है। वहां होता क्या है, इस वक्त बहुत जगह बौद्ध मिलिशियाज हैं, वो बौद्ध लोगों को, ईसाई और मुसलमानों को छोड़ दो, बौद्ध लोगों को ही उनके घरों में बांधकर बंद कर देते हैं, उसके बाद घर को आग लगाते हैं। ऐसी कई मिसाल हैं पूरे म्यांमार के अंदर। ये उनकी ऑफिशियल मिलिट्री तकनीक है जो इस वक्त राजधानी में बैठी है। लेकिन आपको टेक्निकल और ऑफिशियल लैंग्वेज में इस तरह की फौज को भी बोलना पड़ेगा डिक्टेटरशिप, और किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब आप ये सोचो, जब इनकी मेन आर्मी का ये हाल है तो बाकी सारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनका क्या हाल होगा। इस वक्त जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर फौज आकर टिकी हुई है अराकान आर्मी, उसका क्या हाल होगा। ना इनके पास इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, ना इनके पास कोई लीगैलिटी, ना इनके पास किसी तरह का रिकॉग्निशन। उसके बाद भी बांग्लादेश को इन्हें टैकल करना पड़ रहा है, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इनकी वैल्यू है बिल्कुल जीरो। म्यांमार की नज़र में ये कुछ भी हो, लेकिन बांग्लादेश की नज़र में ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फिर जब बांग्लादेश इनसे कह रहा है कि ठीक है तुमने कब्जा कर लिया, समझ में आ गया, लेकिन अब रोहिंग्यास का सेफ और सिक्योर रिपेट्रिएशन तो करवाओ, उन्हें अपनी अराकान स्टेट में इक्वल राइट्स तो दिलवाओ, उन्हें अपनी फौज में रखो, हर जगह उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सारी चीजें इंश्योर करो, इन्हें वापस ले जाओ, वो इनकी जमीन है। तो उसके लिए भी ये राजी नहीं हो रहे। म्यांमार की अथॉरिटीज इससे पहले 1,80,000 रोहिंग्यास को वापस लेने के लिए तैयार हो गई थी। उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरी तरह कंप्लीट हैं, लेकिन इन्होंने उन्हें वापस नहीं लिया। उसके बाद ये कई जगह क्रैकडाउन कर रहे हैं, जिस क्रैकडाउन से बहुत से रोहिंग्यास फिर से बांग्लादेश जा रहे हैं। तो बांग्लादेश ने इनके खिलाफ सख्ती करने की सोची है, इसीलिए वो इस बात को समझ चुका है कि म्यांमार के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है, कोई सरकार नहीं है। वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब चल रहा है और अब वो उसी हिसाब किताब को चलाएगा। तो बांग्लादेश ने रोहिंग्यास को भी लाठी बांटनी शुरू कर दी है कि जाओ, जब म्यांमार के अंदर यही सब चल रहा है, सारे ग्रुप्स अपनी अपनी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, तो तुम क्यों रुकोगे, हम क्यों रोकेंगे तुम्हें, तुम भी जाओ, ये लो हथियार, अपनी ज़मीन को वापस लो, लिबरेट करो। अब अराकान आर्मी और इंटरनेशनल थिंक टैंक्स दोनों का सेम मानना है कि बांग्लादेश कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है,
जिसमें वो सबसे पहले इन ग्रुप्स को पावरफुल बनाकर इनकी इंसर्जेंसी को नॉर्दर्न रखाइन में बढ़ाना चाहते हैं। जब अराकान आर्मी के ऊपर अटैक्स होंगे तो वो प्रेशर में आएंगे, क्योंकि फिर उनके लिए स्टेट का कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल नॉर्थ टू साउथ पूरी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए इनके पास 40,000 फौजी हैं और अभी ही रोहिंग्यास की आर्मी 12,000 की हो गई। अगर ये फेमस होते हैं तो 20,000 के करीब की हो जाएगी। अब आप कहेंगे दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन रोहिंग्यास का गोल डिफरेंट है। इन्हें सिर्फ नॉर्दर्न साइड पर ही अटैक करना है और उन्हें पूरी टेरिटरी को संभालना है, इसलिए उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। फिर ये एक लौती वजह नहीं है, दो और बड़ी वजह हैं। दूसरी वजह है कि म्यांमार के मिलिट्री जुंटा ने इनकी टेरिटरी को चारों तरफ से सीज कर दिया है। ये टेरिटरी पर कंट्रोल तो कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त म्यांमार के अंदर से खाना पानी या कोई भी सामान इस टेरिटरी में भेजने के लिए पूरी तरह मिलिट्री ने मना कर दिया है। इसीलिए इनको परेशानी हो रही है और इनके पास अब एक ही बड़ा बॉर्डर बचता है बांग्लादेश का, जिस बॉर्डर से ये लोग अपना खाना पानी या कोई सामान ला सकते हैं। तो ये लोग बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। फिर अगर रोहिंग्यास अटैक करते हैं तो सिचुएशंस बिल्कुल वर्स हो जाएंगी, यानी कुछ भी चीजें इनके हक में नहीं है, तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर में ये रोहिंग्यास के सेफ और सिक्योर रिपेट्रिएशन के लिए मान जाएंगे। अराकान आर्मी के ऑफिशियल्स इस बात से डर रहे हैं कि शायद बांग्लादेश नॉर्दर्न अराकान के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि सारे रोहिंग्या मेजॉरिटी इलाकों पर। वो अपने बॉर्डर्स पर अराकान आर्मी का कब्जा नहीं चाहते, क्योंकि वो इन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते हैं। इसीलिए वो रोहिंग्यास को लैंड छीनने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर उनके ऑफिशियल्स इस बात के लिए भी कंफ्यूज हैं, तो बांग्लादेश हमसे बात क्यों कर रहा है? देखो, वो बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रोहिंग्यास के लिए एक सेल्फ सस्टेन मॉडल बनाना चाहता है और इससे उसका ये फायदा होगा कि ये ग्रुप जो उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अराकान आर्मी जिसे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, ये उनके बॉर्डर से हट जाएगा। वो क्या करना चाहते हैं, ये जो नॉर्दर्न इलाका है यहाँ पर रोहिंग्या मेजॉरिटी है। अब इन लोगों में से बहुत सारे लोगों को 2015, 17, 20, 21 जब यहाँ वायलेंस हुआ है, अपना इलाका छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा है। जब वो बांग्लादेश गए तो यहाँ का इलाका खाली हो गया है। वो चाहता है कि बातचीत करके यहाँ के लोगों को वापस वो नॉर्दर्न अराकान भेज दे। जब रोहिंग्यास यहाँ पर रहने लगेंगे तो उन्हीं के साथ वो 20,000 की आर्मी को भी भेज देगा, जिन्हें वो बांग्लादेश में ट्रेन कर रहे हैं। यानी कि रोहिंग्यास के पास अपनी खुद की आर्मी होगी जो अपने दुश्मनों से लड़ पाएगी और बांग्लादेश का फायदा ये होगा कि अराकान आर्मी हमेशा के लिए बॉर्डर से गायब हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI एक्टिवली रोहिंग्यास और बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रही हैं और इसमें कॉपरेट कर रही हैं। और ये जो बातचीत हुई थी 4 ब्रदर्स अलायंस वाली, इसमें बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ये एक्टिविटीज तब से बढ़ रही है जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आना शुरू हुए हैं। उनके मिलिट्री टाइज भी इंप्रूव हो रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री आने वाले दिनों में बड़े लेवल पर बांग्लादेश के फौजियों को ट्रेनिंग देगी, इस पर भी बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदे। रोहिंग्यास के इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बहुत बड़ी कमी है जो बहुत सारी कमियों को जन्म देती है, जो दिखाई दे रही है, जिस पर बात करनी जरूरी है, जिस पर काम करना जरूरी है। वो है इलिटरेसी, पढ़ा लिखा ना होना। 70 साल के परसिक्यूशन, एक्सोडस, उधर से इधर, इधर से उधर, रॉइड्स, कत्ल और जहन्नुम जैसी जिंदगी की वजह से तो जीना ही मुश्किल था। फिर ये पढ़ाई क्या करते? लेकिन अब ये बात सिर्फ बोलकर काम नहीं चलेगा। रोहिंग्यास जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, पाकिस्तान, UAE, बांग्लादेश, सऊदी, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ के गवर्नमेंट्स को इनकी पढ़ाई पे काम करना चाहिए ताकि लीडर्स बना सकें, क्योंकि इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके कई एग्जांपल्स हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ महीनों पहले म्यांमार की मेन मिलिट्री और अराकान आर्मी के बीच में अराकान की टेरिटरी को लेकर आपस में जंग होती है। दोनों एक दूसरे को मार काट रहे थे, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद अराकान आर्मी म्यांमार की आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगी, क्योंकि म्यांमार की आर्मी को पूरी कंट्री में बहुत सारे ग्रुप से लड़ना पड़ रहा है, तो उनको पूरी कंट्री संभालनी होती है, इन्हें एक टेरिटरी पे लड़ना था, तो ये भारी पड़ रहे थे। तो म्यांमार की आर्मी ने रोहिंग्यास को हायर करना शुरू किया, कुछ को फोर्स करके, और कुछ ग्रुप्स ने उनके साथ हाथ मिला लिए। उसमें इनके चारों बड़े ग्रुप्स में से 3 ग्रुप शामिल थे, आरसा, RSO और ARA तीनों। फिर ये रोहिंग्या ग्रुप्स म्यांमार की मिलिट्री की तरफ से अराकान आर्मी के ऊपर हमले कर रहे थे ताकि म्यांमार की मिलिट्री अराकान के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर ले। उन्होंने लालच क्या दी थी रोहिंग्यास को कि हम तुम्हें सिटीजनशिप दिला देंगे पोस्ट वॉर म्यांमार में। जिन्होंने तुम्हारी सिटीजनशिप छीनी है वो तुम्हें सिटीजनशिप दिलाएंगे। और इन्होंने जंग लड़ने के लिए इन्हें हथियार कौन से दिए? नॉर्मल से पिस्टल्स, राइफल्स और नॉर्मल क्लाशनकोव्स, वो सारे हथियार जो सामने वाली साइड के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के सामने कुछ नहीं थे। लिहाजा बहुत सारे रोहिंग्या नौजवान मारे गए। चलो, जो रोहिंग्या इस वक्त म्यांमार में रहते हैं उनके ऊपर तो मिलिट्री ने प्रेशर बनाया होगा, लेकिन इन ग्रुप्स के ऊपर क्या प्रेशर था? जो लोग बांग्लादेश से लड़ने गए उनके ऊपर क्या प्रेशर था?
मतलब इन्होंने म्यांमार की मिलिट्री का साथ दिया, जो बहुत गलत था। फिर ये इस तरह डिवाइडेड है कि इन्हें जोड़ना पड़ रहा है। भाई तुम कैसे डिवाइड हो सकते हो? सारा म्यांमार तुम्हारा दुश्मन, फिर तुम आपस में एक दूसरे को मारोगे। इन्होंने अपने एक एक्टिविस्ट मिस्टर मोहिबुल्लाह का कत्ल किया है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, अमन की बात करते थे। देखो, जब भी हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उसे थोड़ा ब्रॉड वे में लेते हैं। एक सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, नरम गरम, अच्छे बुरे। उस सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको अग्रेसिव आइडिया देंगे, बहुत से आपको इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव देंगे। सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, सबकी बात सुननी पड़ती है, और तब तो ज़रूर सुननी पड़ती है जब बात किसी कंट्री, किसी कौम के इंडिपेंडेंस की हो या किसी कौम के लिबरेशन की हो। तब आपको अपनी कम्युनिटी के किसी भी हिस्से को नाराज़ नहीं करना होता। ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। मोहिबुल्लाह एक पोटेंशियल लीडर थे जिन्हें रोहिंग्यास ने खो दिया है, और उनकी कमी को पूरा करना मुश्किल होगा। वो दुनिया से बात कर सकते थे, आपके पर्सपेक्टिव को डिफरेंट साइड्स के साथ रख सकते थे, जो मैं नहीं समझता कि इन 4 ग्रुप्स के लीडर्स कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा काम डिफरेंट है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई डिसीजन लें उसे अकल से लें। इसमें क्या नज़र आ रहा है? जाहिलियत, ऐसा गुस्सा जो खुद को ही बर्बाद करता हो। एक बार आप आंख उठाओ, चिन, करेनी, अराकनीज, शान, क्या ये लोग आपस में इस तरह लड़ रहे हैं जैसे रोहिंग्यास लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे। और अगर वो कहीं पर लड़ते भी हैं तो वो ऑर्गेनाइज हैं, उनके पास पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल फेस है दुनिया से बात करने के लिए, उसके बाद इनके पास मिलिट्री फेस है लड़ाई करने के लिए। और आपकी लीडरशिप में इंटेलेक्चुअल्स हैं ज़ीरो। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुद्दे उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं क्योंकि हथियार जिन लोगों के पास है उन्हें ये नहीं पता कि गोली किस पे चलानी है। जरूरी है कि लीडर सिर्फ इस्लामिस्ट ना हो, इस्लामिस्ट इंटेलेक्चुअल हो। एक साथ इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को उन लोगों ने बेवकूफ बना दिया जिन्होंने आखिरी 70 सालों में काउंटलेस रोहिंग्यास का कत्ल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त रोहिंग्या बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सही लीडरशिप बना पाएगी। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।